नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज आपके सामने जो डेट है वो है 8 नवंबर और आज की एक मुख्य रूप से जो करंट अफेयर्स हमारे चर्चाओं में रहे हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज क्वेश्चन एक कम है लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग दो कॉपी लेके साथ में बैठिए। एक कॉपी आपको लेके बैठनी है फैक्चुअल डेटा के लिए प्री के पॉइंट से जो मैं टास्क आदि देता रहता हूं, और एक आपको कॉपी रखनी है मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर आपको मैं एसए और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से चीजों को बताता रहता हूं। ठीक है, तो ये दो कॉपीज आपके पास दरअसल रहनी चाहिए, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें हमारे सामने रही हैं। कल के प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों ने सही रूप से दिया था। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से 5-5 रुपए वाली डेयरी मिल्क आप लोग खा लीजिएगा मेरी तरफ से। ठीक है, ये आपके लिए जो है क्या गिफ्ट है अपने आप पे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है वो है, आपने सामने ये देखिए टॉपिक है कि एफएटीएफ अपडेटेड एसेट रिकवरी फ्रेमवर्क चर्चाओं में अभी ये रहा है अपने आप में। और वैश्विक अंतर सरकारी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको हम लोग एफएटीएफ कहते हैं, ने हाल ही में एसेट रिकवरी गाइडेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस नामक दिशा निर्देश अभी जारी किए हैं। इसीलिए जो है ये एफएटीएफ जो है क्या अभी ये न्यूज में रहा है, और ऐसे में निश्चित तौर पर एफएटीएफ पर प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। राइट, क्या कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं, आइए इसको देख लेते हैं एक बार। तो इसका उद्देश्य क्या है? वित्तीय अपराधों से प्राप्त संपत्तियों की जो गाइडेंस जारी की गई कि क्या कहा गया है कि इसका उद्देश्य वित्तीय अपराध यानी कि जो फाइनेंशियल जो अपने आप में जो अपराध होता है, ठीक है, उससे प्राप्त संपत्तियों की पहचान, फ्रीज करना, उसको जब्ती, ठीक है, जब्ती करना, ठीक है, और वापसी की प्रक्रिया को क्या करना है? मजबूत करना है। यह इसका अल्टीमेटली मोटो है। दूसरा, अगर हम भारत की भूमिका की बात करते हैं इसमें, तो भारत ने एफएटीएफ के संशोधित मानकों और दिशा निर्देश तैयार करने में सक्रिय भागीदारी निभाई है। तो वहीं दूसरी ओर ईडी के केस स्टडीज को वैश्विक स्तर पर प्रभावी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। इससे भारत की अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता और वित्तीय अपराध रोकथाम नेतृत्व को मान्यता मिली है अपने आप में। ठीक है, तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम इसमें न्यू फ्रेमवर्क की बात करते हैं, नए ढांचे के विकास की बात करते हैं, तो एसेट रिकवरी की परिभाषा अब पूरी तरीके से क्या हुई है? अलग प्रकार की है। और ये क्या कवर करती है? ये आइडेंटिफिकेशन पर काम करेगी, सबसे पहले पहचान करेगी, फिर उस चीज को ट्रेस करेगी, ट्रेसिंग, फिर फ्रीजिंग, और उसके बाद फिर जब्ती, और उसके बाद वापसी यानी कि रिटर्न की प्रक्रिया को अपनाएगी। तो ये एक नए फ्रेमवर्क में इसको, इस पॉइंट को हमने शामिल किया हुआ है। नॉन कन्विक्शन बेस्ड कन्विक्शन यानी कि एनसीबीसी, ये क्या है? अब पहली बार एफएटीएफ ने यह अनिवार्य किया है कि देशों में ऐसी व्यवस्था हो जिससे बिना आपराधिक सजा के भी संपत्ति जब्त की जा सके, ताकि इस प्रकार के वित्तीय अपराधों पर हम रोक लगा सकें। राइट, यह उन मामलों में भी उपयोगी होगा जहां आरोपी का मुकदमा लंबित है या अनुपस्थित है। यानी कि जो है, जो एक तरीके से जीरो करप्शन रेट है, उस जीरो करप्शन रेट को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ इस प्रकार के कार्यक्रमों पर जो है ध्यान उसका है कि भैया ये नियम और रूल जो है अब एफएटीएफ के द्वारा लगाए जाएं और किए जाएं। ठीक है, ताकि लोगों के मन में एक भय का वातावरण हो और वो इस प्रकार के वित्तीय अनियमितताओं या वित्तीय जो घपले होते हैं, वित्तीय जो धोखाधड़ी होती है, वो रुक सके अपने आप पे। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट ये भी है आपका अपने आप में, इसको भी आप देख लीजिए कि अब ऐसे प्रावधानों को बढ़ावा दिया गया है जिनमें व्यक्ति को अपनी संपत्ति की वैध उत्पत्ति सिद्ध करनी होगी। यह भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद करेगा कि भैया तुम्हारे पास संपत्ति का मूल स्रोत क्या है, ठीक है, कहां से आ रहा है तुम्हारे पास पैसा। यह वित्तीय जो अनियमितताएं लोग करते हैं और जो इतना बड़ा जो वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं, इसका मूल स्रोत क्या है आप बताइए इसको। ठीक है, प्रारंभिक चरण में संपत्ति सुरक्षा यानी कि दिशा निर्देश में यह भी कहा गया कि संपत्तियों को प्रारंभिक जांच के दौरान ही फ्रीज कर दिया जाए, ताकि आरोपी संपत्ति को बेच या छिपा ना सके अपने आप पे। ठीक है, ये ताकि ये भी एक बड़ा कुठाराघात जो है इस पर होगा। अब एफएटीएफ क्या है? तो यह सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में G7 देशों के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि धन शोधन, आतंकवाद के वित्त पोषण और अन्य वित्तीय अपराधों के खिलाफ
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनाना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को क्या करना है, सुनिश्चित करना है। अगर इसके हम मुख्यालय की बात करते हैं एफएटीएफ की, तो इसका मुख्यालय कहां पर है, पेरिस यानी कि फ्रांस में है, जो कि है आपके लिए इंपॉर्टेंट। वर्तमान सदस्य देश इसमें है 39, जिसमें भारत भी क्या है आपका इंक्लूड है, शामिल है। अब इसमें एक शब्द आपके सामने आया, मनी लॉन्ड्रिंग। क्या आया, मनी लॉन्ड्रिंग। भैया मनी लॉन्ड्रिंग को क्या करिए आप लोग एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग पर जो है अक्सर आपके प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए यहां पर आप कोई गलती ना करें। तो मनी लॉन्ड्रिंग के टॉपिक को क्या कर लीजिए, आप कर लीजिए, याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, ठीक है, एनी हाउ, किसी भी कीमत पर। ओके, तो समस्याएं ये हो ना पाए आपके लिए, ध्यान रखिएगा। दूसरा, अब इसमें कुछ एक पॉइंट आगे और एड ऑन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ हमें एफएटीएफ के बारे में और जानकारी चाहिए, ठीक है। मुख्य कार्य यानी कि इसका फंक्शन क्या है, वित्तीय अपराधों की रोकथाम के लिए मानक तय करना, देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, जैसे ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट बनाना अपने आप में, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सूचना साझा को बढ़ावा देना कि ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो घपले होते हैं, जो वित्तीय अनियमितताएं होती हैं, उन पर हम रोक लगा सके। ये क्या है, ये एफएटीएफ का फंक्शन है। तो आपके बीईओ के एग्जाम में, ठीक है, बीईओ के एग्जाम में और जो आपका पीसीएस का एग्जाम होता है, उसमें जो शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें एफएटीएफ के फंक्शन के बारे में या एफएटीएफ की अनिवार्यता के बारे में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, एफएटीएफ की जो नई गाइडलाइन आई है, उस नई गाइडलाइन के आधार पर भी प्रश्न आप एग्जाम पूछा सकता है। तो एफएटीएफ के बारे में जरा नई गाइडलाइन एफएटीएफ की और एफएटीएफ का फंक्शन क्या होता है, उसको जरा एक बार नोट कर लीजिए कॉपी में कि हमको इसको रेडी करना है, बिल्कुल भी भूलना जो है नहीं है। चलिए आइए, अब इस पर आपके सामने प्रश्न बन जाएगा। यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रश्न और यहां पर लिखा हुआ है हिंदी में। आइए पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको अपने आप में, ठीक है। तो ये जो आपका एसेट रिकवरी गाइडेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है, इसका उद्देश्य केवल मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति की वापसी तक सीमित है? नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब। एफएटीएफ के लिए दिशा निर्देशों में जो है आपका जो नॉन कन्वेक्शन बेस्ड कॉन्फिस्केशन है, अपने आप ही अनिवार्य कर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। एफएटीएफ की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1991 में की गई थी। नहीं भाई साहब, भारत सरकार के द्वारा नहीं की गई थी। इसमें केवल आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। बी पे आपका 2 ओनली 2, ठीक है, टिक लगा लीजिएगा। चलिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया, जीएस पेपर सेकंड में आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आज का चैप्टर आप पढ़ते होंगे। न्यायालय की अवमानना जिसको बोलते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं अपने आप पे, है ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया जो टॉपिक है आजकल चर्चाओं में है। अभी आपने कुछ एक सवा महीने में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट पर यानी कि हमारे न्यायपालिका पर कई सारे लोगों ने कुटाराघात किया या उसकी अवमानना की अपने आप में। जैसे अगर आपको कोई फैसला आपको अगर समझ में नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट को, तो आप उस पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आपको उसकी एक नॉर्मल आलोचनात्मक सकारात्मक आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप कोर्ट की अहमियत को डाउन कर दें, अगर आप कोर्ट के फैसले को आप कटघरे में खड़े कर दें इस आधार पर कि यहां पर पार्शियलिटी आदि होती है, न्यायपालिका की मजबूती डाउन हो रही है, अगर कुछ अपशब्द आदि का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जो है इसको रखते हैं और निश्चित तौर पर उस पर उचित कार्यवाही की जा सकती है। और ये सारे भैया रूल और रेगुलेशन हैं। तो आए बाएं ताएं जो आप लोग बोल देते हो सोशल मीडिया में आकर के, अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर चाबुक चला तो बचोगे नहीं बॉस, ध्यान रखिएगा। इसलिए न्यायपालिका की, हमारे जस्टिस सिस्टम की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है और हमें अपनी न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए, यह बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई बात खराब लगती है उस पर आप केस कीजिए कि भैया सुप्रीम कोर्ट की हमें यह बात नहीं समझ में आई, हम पे उस पर आपत्ति है, आप उस पर केस करिए, पीआईएल डालिए, देखिए। लेकिन जो आए बाएं साएं आकर के आप किसी भी रूप में आप सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की अवहेलना करते हैं, एक तरीके से उसकी आलोचना करते हैं, वो भी अपशब्दों के माध्यम से, ये तार्किक नहीं है और ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अकाउंट होता है, ठीक है। यानी कि हाल ही में कुछ व्यक्तियों के द्वारा मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आपत्तिजनक बयान दिए गए जो मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए। यह मामला न्यायपालिका की अथॉरिटी को कम करने और न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने के रूप में देखा जा रहा है और इसी को हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में काउंट करते हैं, इसको जो है मानते हैं, ठीक है।
तो ये सब कुछ चीजें हैं। बाकी अगर हम थोड़ा सा संवैधानिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 क्लास 2 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप अपनी अभिव्यक्ति को वो कर सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ मामलों में युक्त जो है प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप ये सोच के आप कुछ भी बोल देंगे, अपनी अभिव्यक्ति आप प्रदर्शित कर देंगे कि आपको इसमें जो है आपको राइट दिया गया, नहीं। इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रावधान आर्टिकल 19 क्लास 2 में दिया गया है कि भैया युक्त प्रतिबंध है। हर मामले में आप अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को खुले में नहीं कह सकते हैं। जैसे आप पाकिस्तान मुर्दाबाद और जो है सॉरी पाकिस्तान जिंदाबाद भारत मुर्दाबाद, ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ये देश के साथ क्या है, गद्दारी है। और देश आप पर जो है मुकदमा दायर कर सकता है, देशद्रोह का मुकदमा आपके ऊपर जारी हो सकता है। ठीक है, आप पाकिस्तान जिंदाबाद भारत मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा सकते हैं। आप न्यायपालिका को कटघरे में नहीं कर सकते हैं। न्यायपालिका पर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, मुख्य न्यायाधीश पर आप गाली उनको नहीं दे सकते हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ये सीमाएं हैं इसकी। इस पर इसको बोलते हैं युक्त प्रतिबंध लगाया गया है आपके आर्टिकल 19 क्लास 2 में। याद रखिए, पॉइंट आपके एग्जाम के लिए जरूरी है पॉइंट ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायालयों की अगर हम शक्ति पावर की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में आर्टिकल 129 और हाईकोर्ट के मामले में आर्टिकल 215 इन्हें कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया गया है। यानी कि इनकी जो बातें होंगे उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो स्टेटमेंट होते हैं अपने आप में, वो रिकॉर्ड होते हैं अपने आप में भाई साहब, सिर्फ बातें नहीं होती। जैसे हमने कह दिया कल पढ़ के आपको आना है, अगर मैं कोर्ट हूं एग्जाम्पल के लिए, तो अगर मैंने कहा कल पढ़ के आना है भाई साहब आपको, तो कल पढ़ के आना ही आना है। मेरी यह बात एक तरीके से लिखित रूप में रिकॉर्ड हो गई है कि अब आपको यह मानना ही मानना है कि कल क्लास आपको देखनी है करंट अफेयर्स की, या राइट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट होता है वो एज ए रिकॉर्ड होता है, उनकी बातों को हम एज ए प्रूफ जो है रखते हैं अपने आप में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड को अपने निर्णयों को दर्ज करने और अपनी अवमानना के लिए दंड देने की अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है अपने आप में, ठीक। दूसरा, विधिक प्रावधान यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 में इसकी परिभाषा व प्रक्रिया भी दी गई है कि भैया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो 1971 है, इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं जिसके कहने या बोलने पर या प्रसिद्ध करने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इसको माना जाएगा, राइट। चलिए दूसरा, सिविल कंटेम्प्ट यानी कि नागरिक अवमानना। इसमें क्या है, किसी अदालत के आदेश, निर्णय या निर्देश का जानबूझकर उल्लंघन करना भी अपने आप में सिविल कंटेम्प्ट के अंतर्गत आता है अपने आप, यानी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में आएगा। क्रिमिनल कंटेम्प्ट, आपराधिक अवमानना, ऐसा प्रकाशन जो या कार्य जो अदालत की गरिमा को कम करता है या उसका अपमान करता है, न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करता है या न्याय प्रशासन में बाधा डालता है, वह जो है आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आपराधिक अवमानना के अंतर्गत आएगा। यह पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसी कोई बात भैया जो आए बाएं साएं आप लोग बोल देते हैं, मत बोला करिए, और लिखिएगा तो भी गलत है, बोलिएगा तो भी गलत है अपने आप, राइट। चलिए, अब कुछ केस के बारे में आप यहां पर लिख सकते हैं बातें कि किस किस केसेस में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को लेकर के क्या कुछ निर्णय अलग अलग दिए गए हैं। आप अपने मुख्य परीक्षा में इन अगर पॉइंट्स को मेंशन करेंगे इन केसेस को, तो डेफिनेटली आपका उत्तर बढ़िया होगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई उत्तर लिख रहे हैं, अगर आप उसमें सुप्रीम कोर्ट के केसेस आदि के बारे में अगर जानकारी देते हैं तो उत्तर आपका बड़ा अच्छा होगा। जैसे कि अश्विनी कुमार घोष वर्सेस अरविंद बोस 1952 केस में क्या कहा गया कि न्यायालय ने कहा इस केस में कि निर्णयों की निष्पक्ष आलोचना अवमानना नहीं है। अगर आप कोई निर्णय होता है, कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता है, आप उसकी आलोचना कीजिए, निष्पक्ष आलोचना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आलोचना करने की आड़ में आप सीजीआई को गाली देने लगे या सुप्रीम कोर्ट को गाली देने लगे, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा। ये निष्पक्षता रूप से आलोचना नहीं है। आलोचना करने के आप बिल्कुल हैं, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप गाली देकर के आलोचना करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में काउंट होगा, ठीक है। दूसरा, अनिल रतन सरकार वर्सेस हीरक घोष 2002 के मामले में अवमानना की शक्ति का प्रयोग सावधानी पूर्वक और केवल स्पष्ट उल्लंघन की स्थिति में होना चाहिए, यह बात सामने आई थी। एमबी जयराजन वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ केरला 2015 का केस था। ये अदालत के आदेश के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना गया अपने। क्या
अदालत के आदेश के खिलाफ सामूहिक रूप से अभद्र भाषा, यानी कि कोई एक आदेश कोर्ट का आया और उस कोर्ट के आदेश के खिलाफ आपने गालियां देना शुरू कर दिया, ये कंटेम्प्ट ऑफ कंटेंट में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में काउंट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसे हमने क्रिमिनल कंटेम्प्ट में काउंट किया, ठीक है। षणमुगम और लक्ष्मी प्रियमनम वर्सेस हाईकोर्ट ऑफ मद्रास केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अवमानना की सजा का उद्देश्य न्याय प्रशासन की रक्षा करना है, इसीलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को रखा गया कि भैया इससे न्याय प्रशासन में कोई जो है गिरावट ना आने पाए अपने आप में, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पर कही गई थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको इसका उत्तर देना है कि क्या कुछ होगा, ठीक है। चलिए, न्यायालय की अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 2015 हाई कोर्ट को कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया गया है, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 में केवल क्रिमिनल कंटेम्प्ट की परिभाषा दी गई है, नहीं ऐसा नहीं है। अनुच्छेद क्लास 2 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि इसमें क्या ऑप्शन सही होगा, बताइए फटाफट। इसमें ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। मुझे लगता है इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी होना चाहिए, 1 और 3 होना चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये तो नहीं है, ये सही है और ये सही है, 1 और 3 होगा। बताओ मैं सही हूं गलत हूं, जल्दी से बताओ। समझ में नहीं आ तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए, फिर बताइए क्या होगा इसका एग्जैक्टली आंसर। मेरे अकॉर्डिंग तो 1 और 3 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, 1 और 3 ही होगा अपने आप पे, ठीक है। 20 द राइट आंसर, ठीक। चलिए, हाउस होल्ड इनकम सर्वे 2026 पर अभी बातचीत की, यानी कि प्रोडक्ट लेबर फोर्स सर्वे PLFS, ये अभी चर्चाओं में रहा है। मजदूरी और वेतन से संबंधित आंकड़े तो देता है और पर केवल श्रम बाजार तक सीमित है अपने आप में। और हाउस होल्ड जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे है HES, इसमें क्या कहा गया कि उपभोग पैटर्न के माध्यम से आय का अनुमान लगाता है, परंतु यह जो है अनुमान सटीक नहीं होता है, ठीक है। RBI कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे आय में समयानुसार उतार चढ़ाव को दर्शाता है, परंतु विस्तृत सामाजिक आर्थिक परिदृश्य नहीं देता है। ये एक सर्वे अभी कराया गया तो उसके बारे में है, ये जो आपका हाउस होल्ड इनकम सर्वे है। सर्वे का उद्देश्य क्या था? भारत के घरों की वास्तविक आय स्थिति को समझना और यह देखना कि किन सामाजिक, आर्थिक या व्यवसायिक समूहों में कौन से पैटर्न मौजूद हैं और यह विश्लेषण करना कि घरों की कुल आय में से कितना हिस्सा कर्ज भुगतान या अन्य खर्चों में चला जाता है। यानी कि घरों की आर्थिक स्थिति को जो है मापने के लिए ही इस प्रकार के सर्वे किए जाते हैं अपने आप में, ठीक है, जहां पर ये अलग अलग चीजें आपको यहां सामने दी गई हैं, ठीक है। चलिए, सर्वे का दायरा क्या था? निम्नलिखित विषयों पर विस्तृत जानकारी एकत्रित करेगा, यानी कि सामाजिक व धार्मिक पृष्ठभूमि जैसे कि जाति, धर्म और क्षेत्रीय आधार पर समूह, व्यवसायिक विवरण के अंतर्गत कृषि, स्वरोजगार, वेतनभोगी या अन्य क्षेत्र, संपत्ति और भूमि स्वामित्व के अंतर्गत आवास का आकार, प्रकार, भूमि और उपयोग, कर्ज इत्यादि, अनौपचारिक कार्य मजदूरी, टिप्स, काम करने की दिनों की संख्या, स्वरोजगार के अंतर्गत बिक्री किए गए उत्पादों, फसल या सेवाओं से हुई आय का पूरा ब्यौरा। इन सब आधारों पर ही जो है ये पूरा का पूरा जो है हमारा सर्वे किया गया था, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए इस पर प्रश्न एक उत्तर जल्दी से। हाउस होल्ड इनकम सर्वे 2026 का प्रमुख उद्देश्य क्या है जो ये किया जाएगा अभी हाल ही में, ठीक है? तो केवल उपभोग व्यक्ति रुझानों का विश्लेषण करना, श्रम बाजार में रोजगार अवसर की गणना करना, भारत के घरों की वास्तविक आय स्थिति और वितरण को समझना या औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को तैयार करना। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा सही आपका, सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, मालदीव में 1 नवंबर 2025 से जो है ये एक टोबैको जो बैन वाली बात आ गई है, ये वहां पर रखी गई है कि वहां पर अब टोबैको को बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। ये एक बड़ी एक अच्छी पहल है, यानी कि मालदीव विश्व का पहला देश बना जिसने 1 नवंबर 2025 से, ठीक है, जनरेशनल टोबैको बैन लागू कर दिया है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि इस कानून के अनुसार 1 जनवरी, ये पॉइंट आप विशेष तौर पर याद रखिएगा कि इस कानून के अनुसार 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को सिगरेट या तंबाकू उत्पादों की खरीद, बिक्री या उपयोग की अनुमति जो है नहीं होगी, ठीक है। चाहे वह वयस्क ही क्यों ना हो जाएं। उद्देश्य है तंबाकू मुक्त अगली पीढ़ी का निर्माण करना। यह बहुत बड़ी बात है अपने आप पे मालदीव की कि 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को सिगरेट या तंबाकू उत्पादों की खरीद, बिक्री या उपयोग की अनुमति नहीं होगी, चाहे वो वयस्क हो जाएं, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
यह अपने आप में एक बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन का संकेत देता है। कहां पर? मालदीव में। ये चीजें जो है क्या होते हैं, यहां पर भी हमारे यहां पर लागू की जा सकती हैं, लेकिन चूंकि पैसा बहुत आता है इसलिए यहां पर चीजें नहीं की जा रही भारत में। लेकिन देश को बचाने के लिए युवाओं को नशे में जो जा रहे हैं वो लोग, उनको वहां से निकालने में ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हम देखें आराम से। ठीक है, तो भारत में भी इसको किया सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं इसके पॉइंट को। इस प्रतिबंध का प्रवर्तन हेल्थ प्रोडक्शन एजेंसी एचपीए द्वारा किया जाएगा, जिसमें दुकानों की बिक्री उम्र सत्यापन की बाध्यता है। यह नीति न्यूजीलैंड द्वारा प्रस्तावित लेकिन निरस्त स्मोक फ्री जर्नेशन लॉ से प्रेरित मानी जाती है अपने आप पे। ठीक, चलिए अब इस पर जो है प्रश्न आपके सामने आ जाएगा, आपको जो है इसका उत्तर देना है। क्या होगा इसका उत्तर एग्जैक्टली? चलिए, मालदीव ने 1 नवंबर 2025 से लागू पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध के नीति के तहत कौन सा प्रावधान अपनाया है? नंबर 1 जनवरी 2002 के बाद जर्मन नागरिकों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध लगाना। 1 जनवरी 2007 के बाद जर्मन नागरिकों के लिए तंबाकू उत्पादों की बिक्री, खरीद और उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध। केवल विदेशी नागरिकों के लिए तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध, या तंबाकू उत्पादों पर कर घटा करके उपयोग को नियंत्रित करने की नीति। इसमें से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी वाला। ये इसका क्या है एग्जैक्टली सही उत्तर है। ठीक है, यही प्रावधान इसमें किया गया है। इंग्लिश के अलावा आप चाहें तो जो हिंदी के अलावा आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं इसमें, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। ठीक है, चलिए अब ये छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कि अगर आपको तैयारी करनी है पीसेस की लिए, तो उसके लिए आप डिटेल्स में आप यहां पर चीजों को देख सकते हैं और पीसेस में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट नंबर जो यहां पर मेंशन है इस पर आप बातचीत कर सकते हैं हमसे डायरेक्टली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके लिए। चलिए, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में जापान के प्रस्ताव पर 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया। आप जानते हो कि जापान जैसे देश में बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर सुनामी आदि आती रहती है। जापान के कहने पर ही दरअसल इसको अपनाया गया था। 1854 में जापान के हियांगो प्रांत की विनाशकारी सुनामी और किसान हमागुची गोयो की जागरूकता पहल से प्रेरित है, या जिन्होंने ग्रामीणों को ऊंचाई पर सुरक्षित पहुंचाया था। इस दिवस का क्या उद्देश्य है? सुनामी रेडी कम्युनिटीज बनाना और प्रारंभिक चेतावनी, तटीय प्रबंधन तथा आपदा शिक्षा को बढ़ावा देना, यह इसका उद्देश्य है। चलिए आप प्रश्न बन जाएगा इसके ऊपर आपके सामने। नंबर 1 पॉइंट क्या है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब और क्यों मनाया गया, यानी कि व्हेन एंड व्हाई वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड। 5 नवंबर जापान के हियागो प्रांत में 1854 की सुनामी से प्रेरणा लेकर के, या 11 मार्च जापान की 2011 की सुनामी की वर्षगांठ पर, या 26 दिसंबर 2004 की भारतीय महासागर सुनामी की स्मृति में, या 5 जून पर्यावरण दिवस के साथ में। बताइए क्या होगा इसका एग्जैक्टली उत्तर? मेरे ख्याल से इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला, ए नंबर। ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए इसको टिक लगा लीजिएगा, बस हो गया। कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन अभी आयोजित किया गया था। पीएम मोदी ने 8 नवंबर को, कब? 8 नवंबर को शाम लगभग 5 बजे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से तैयार सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल का शुभारंभ भी उन्होंने किया। इस अवसर पर पीएम मोदी सभा को भी संबोधित किया उन्होंने। ठीक है, मतलब आज ही का कार्यक्रम है एक तरीके से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में कानूनी सेवा ढांचे के प्रमुख पहलुओं जैसे कानूनी सहायता, बचाव परामर्श प्रणाली, पैनल, वकील, अधिकारियों, स्वयंसेवक, अस्थायी लोक अदालतें और कानूनी सेवा संस्थानों के वित्तीय प्रबंधन पर विचार विमर्श किया। इस पूरे समिट में जो है ये सारी बातें की गई। और आप अगर देखेंगे तो ये जो आपका राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिस पर प्रश्न आपके एग्जाम में अलग से बन सकता है, ठीक है, इसका गठन जो है विधिक सेवा प्राधिकरण कानून 1987 के तहत समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था, जिसमें एलएसए कानून 1987 की धारा 12 के तहत आने वाले लाभार्थी भी इसमें शामिल हैं, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य क्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसर से वंचित न किया जाए और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधानों के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाए। ये आपका राष्ट्रीय सेवा जो विधिक प्राधिकरण है, सेवा प्राधिकरण है, ये इसका मेन मोटो है। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर प्रश्न आपसे अलग बन सकता है। इसी पर अभी हाल ही में समिट हुई है जिस पर पीएम मोदी ने भाषण दिया अपना। ठीक है,
ये जो प्राधिकरण है यह क्या करता है, देश भर में बच्चों, मजदूरों, आपदा पीड़ितों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों आदि से संबंधित विभिन्न कानूनों और योजनाओं के संबंध में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। यह पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अब इस पे प्रश्न आपके बन जाएगा। क्या बनेगा प्रश्न, आइए देखते हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना किस कानून के तहत की गई थी, यानी कि अंडर विच लॉ वाज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड। आपके सामने यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत, या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, ठीक है, या न्याय सुधार अधिनियम 1992, या मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, यानी कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत ही दरअसल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नासा की स्थापना की गई थी। ठीक है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट भी आपके लिए, याद कर लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक। चलिए 8वें भारत जापान हिंद प्रशांत फोरम, अभी इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें जो है मीटिंग लिया इसकी, यानी कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 8वें भारत जापान हिंद प्रशांत फोरम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान विदेश मंत्री ने भारत और जापान के संबंध का जिक्र किया। पिछले दशकों में भारत और जापान के बीच में संबंध गहरे हुए, मजबूत हुए हैं। दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं ताकि समुद्री सुरक्षा मजबूत हो सके और व्यापारिक दृष्टिकोण से दोनों लोग आगे बढ़ सके, यानी कि व्यापारिक और सामरिक दृष्टिकोण से दोनों लोग आगे बढ़ सके। इसलिए जापान के साथ हमारे एक बेहतर संबंध है अपने आप पे, ठीक है। मुख्य तथ्य की इसकी बात करेंगे तो इस फोरम का आयोजन दिल्ली पुलिस ग्रुप, डीपीजी और जापान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यह फोरम टिकाओ, ठीक है, जापान में 4 से 5 नवंबर 2025 को हुआ। यह ट्रैक 1.5 समान श्रेणी में आता है, यानी कि टोक्यो होगा भाई साहब, यहां पर देख लीजिएगा इसको, ठीक है। फोरम का मुख्य विशेषता मुक्त, खुला और समावेशी इंडो प्रशांत क्षेत्र में भारत जापान की साझेदारी, ठीक है, कि भैया ये जो आपका फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन है, इसमें दोनों की क्या साझेदारी है अपने आप, ठीक है। इस फोरम में इस बात पर चर्चा हुई कि भारत और जापान दोनों ही लोकतांत्रिक देश और समुद्री राष्ट्र हैं, इसलिए इन्हें इंडो प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने में एक बड़ी जिम्मेदारी है अपने आप पे। इंडो प्रशांत क्षेत्र अपने आप पे, इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है अपने आप पे भारत की सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है अपने आप पे, और इसी के लिए जो है एक ग्रुप बनाया गया है 4 देशों का, याद है आपका, क्वाड, पता है ना आपको, ध्यान रखिएगा। चलिए किस किस बातों पर ध्यान दिया गया विशेष रूप से, तो समुद्री व्यापार, ठीक है, परिवहन कनेक्टिविटी में जापान की भूमिका, ठीक है, भारत जापान की साझेदारी में यह एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, आर्थिक सुरक्षा, शक्ति संतुलन, तकनीकी सहयोग जैसे सेमी कंडक्टर चिप्स, क्लीन एनर्जी आदि क्षेत्रों में समन्वय रखना। यह फोरम नीति निर्माताओं, दीर्घ विचारक और कूटनीतिक प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने का भी प्रयास करता है अपने आप में, ठीक। अब आप बताइए कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। चलिए 8वां भारत जापान हिंद प्रशांत फोरम कब आयोजित हुआ, यानी कि व्हेन वाज द 8th इंडिया जापान इंडो पैसिफिक फोरम हेल्ड ऑन, तो 1 से 2 नवंबर 2025, या फिर 4 से 5 नवंबर 2025, या फिर 6 से 7 नवंबर 2025, या फिर 10 से 11 नवंबर 2025। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 4 से 5 नवंबर 2025, ठीक। या देखिएगा अब आपके सामने एक प्रश्न है कि 8वें भारत जापान हिंद प्रशांत फोरम का आयोजन कहां पर किया गया, तो नई दिल्ली, ओसाका, टोक्यो, हैदराबाद। तो टोक्यो होगा या हैदराबाद होगा या नई दिल्ली होगा, मुझे कमेंट करके इसका उत्तर बताइएगा, और यहां पर आप जो है टोक्यो कर लीजिएगा, ठीक है, ये टोक्यो हो गया है, ये टोक्यो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपके सामने प्रश्न है कि स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभा रही है, इस कथन के संदर्भ में 8वें भारत जापान हिंद प्रशांत फोरम के महत्व की विवेचना कीजिए कि भैया ये जो भी हाल में जो फोरम हुआ अभी आयोजित किया गया है, इसके क्या कुछ मुख्य उद्देश्य रहे, इस पर आपको चर्चा करनी है। कल जो मैंने प्रश्न आपको दिया था उत्तर लिखने के लिए मेंस वाला, वो स्किप कर गया, भूल गया, नहीं डाल पाया मैं, ध्यान से एकदम उतर गया, लेकिन हम उसका उत्तर आपको अगले दिन दे देंगे। फायर जो एक्ट वाला था अमेरिका वाला, उसी पर प्रश्न था, कोई बात नहीं, अगर आपने उसको लिखा हो तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 8604409201 पर, ठीक है। लेकिन आज इसका उत्तर आप लिखिएगा, कल वाले प्रश्न का उत्तर हम अगले दिन दे देंगे आपको, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।
बाकी अभ्युदय बैच हमारा चल रहा है, आरओआर 2026 का नया बैच चल रहा है। आप चाहे तो 26 की तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। ठीक है, आरओ की तैयारी आपकी बहुत बेहतर ढंग से हो जाएगी। तो ये थी आज की हमारी क्लास इंपॉर्टेंट। मिलेंगे हम लोग कल एक नई क्लास के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।